नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका एक बार फिर से मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछली कई बहुत सारी वीडियो हम लोग बना चुके हैं और कई कई बार अपनी त्रुटियों पर एनालिसिस भी करना जरूरी होता है। हमने पीछे की वीडियोस का एनालिसिस लिया तो एक समय था जब हमने एक्सरसाइज 3.1 आव्यू का प्रारंभ किया था और उस एक्सरसाइज के दौरान वॉइस क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी बहुत ही डल थी। तो उसमें एक संशोधन कहता था, हम लोग इसको दूर कर लेना चाहते हैं क्योंकि बातें बहुत आगे बढ़ जाएंगी तो भी लफड़ा होगा। और 3.1 यानी कि एक्सरसाइज 3 से ही हम लोग कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट क्लासेस की सब्जेक्ट का प्रारंभ करते हैं मैथ में। इसीलिए ये जरूरी है कि वो वीडियो अच्छी क्वालिटी का थोड़ा हो जाए जिसमें वॉइस और वीडियो क्वालिटी अच्छे से दिखाई दे। तो आज हमारा ये प्रयास उसी को सुधार मात्र के लिए है। अगर आपने वीडियो पहले देखी है, संतुष्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है, असंतुष्ट हैं तो उसके लिए अभी तक की असुविधा के लिए खेद है। हम वहां पर उस समस्या को दूर करते हुए आव्यू यानी कि मैट्रिक्स का प्रारंभ कर रहे हैं और आपको ध्यान दिलाएंगे कि किस तरीके से वहां पर अच्छा क्वालिटी थोड़ा ना होने के बाद हमने किस तरीके से इसको बहुत ही बेहतर कर लिया है। ठीक है, आइए देखते हैं। आज की टॉपिक हमारी है आव्यू यानी कि मैट्रिसेस। ठीक है, अब इसमें नाम पर ही चले जाइए। सबसे पहले मित्रों, मैट यहां देख सकते हैं। मैट का मतलब होता है चटाई, और चटाई कैसी होती है आपकी? तो जवाब है रेक्टेंगुलर शेप की यानी कि आयताकार होती है। ठीक है, और इधर भी आ जाइए जरा, आव्यू की तरफ भी देख लीजिए। आव्यू में दो शब्द मिलकर बना हुआ है, ये आयत प्लस व्यू, ये दो शब्द इसमें मिलकर ये डिजाइन तैयार हुआ है। पूरा आव्यू का वर्ड इन दो शब्दों से बना है। तो आयत का मतलब आयत वही, और व्यू का मतलब होता है रचना, यानी कि आयत के आकार में कोई भी डायग्राम बना लिया जाए तो वह आपका आव्यू कहलाएगा। अब यहाँ कोई भी डायग्राम का मतलब, डायग्राम बनाने का मतलब अमीबा और पैरामीशियम का चित्र नहीं है। यहाँ मतलब है गणितीय सूचनाओं को रखने से है। अगर हम गणितीय सूचनाओं को हम आयताकार आकार में या रेक्टेंगुलर शेप में रख देते हैं तो वो हमारा आव्यू कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में थोड़ा सा पहले समझ लें कि तीन मित्र थे, राम, मोहन, ठीक है, और सोहन। ये गए बाजार कुछ खरीदारी करने। वो लिस्ट मैंने यहाँ पर बना दिया। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि उन्होंने लिया तरबूजा, ठीक है, उन्होंने लिया खीरा, उन्होंने लिया यहाँ पर आम। ठीक है, और लिस्ट बनाई। राम साहब ने 3 किलो तरबूजा, 2 किलो खीरा, 1 किलो आम ले लिया। मोहन साहब ने 5 किलो तरबूजा, 3 किलो आम, 1 किलो खीरा ले लिया। सोहन साहब ने तरबूजा नहीं लिया, खीरा 3 किलो लिया और आम भी नहीं लिया। ठीक है, अब ये अगर हम पूरा टेबल देखें तो बड़े आराम से सबका डिटेल दे सकते हैं। राम का देखना, सीध में पूरे एक लाइन में देख लीजिए कि राम ने तरबूजा 3 किलो, खीरा 2 किलो, आम 1 किलो लिया। मोहन ने 5 किलो तरबूजा, 1 किलो खीरा, 3 किलो आम ले लिया। तो अब इसको अगर आप ऐसे डब्बे में पैक कर दे, देखिएगा डब्बा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, यानी कि आप अपनी भाषा में कह सकते हैं कि ये बड़े डब्बे का चिन्ह है। बड़े डब्बे के अंदर इसको घेर दें तो यह बनावट हमारी क्या कहलाएगी? आव्यू कहलाएगी। अब इस आव्यू में सबसे बड़ी खासियत देख लीजिएगा, ये जो लाइंस है, जो भी मैं ऐसे डॉटेड लाइन से खींच रहा हूं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? पंक्ति यानी कि रो कहते हैं। ठीक है, और फिर आते हैं नीचे, ये जो खड़ी सीधी लाइनें हमारे पास दिख रही हैं, ठीक है, ये हमारे क्या कहलाते हैं? स्तंभ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्तंभ। इस अंग्रेजी में हम लोग कॉलम कहते हैं। ठीक है, अब बात करें आव्यू की, तो आव्यू को हम किसी भी अंग्रेजी के अक्षर से दिखा सकते हैं। जैसे ये पूरा बनावट बनाया मैंने, यहाँ ए लिख दिया, ए फॉर दिस मैट्रिक्स यानी कि यह आव्यू। बी कैपिटल सी इस संकेत से दर्शाते हैं। दूसरी चीज, इस आव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका कोटि या क्रम। ठीक है, अंग्रेजी में हम सिर्फ एक ही वर्ड बोलते हैं, ऑर्डर। ठीक है, इसका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सर जी, ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देख लीजिएगा, क्रम या कोटि का मतलब होता है पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। जितनी भी आप में पंक्ति हो उसकी संख्या इनटू क्या कर दीजिए? स्तंभों की संख्या। ये कर देने से आपको उसका क्रम या कोटि मिल जाता है। ठीक है, तो इतना ही वर्कआउट करना है। जैसे यही एग्जांपल ले ले तो देखिए, पंक्ति कितनी है आपके पास? डॉटेड लाइन कितनी है आपके पास? 3 लाइन। गाढ़ी लाइन भी कितनी है? 3 लाइन। तो इसका जो क्रम या कोटि हुआ वो बन जाएगा 3 गुणे 3 का बन जाएगा। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम छोटे मोटे लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिएगा आप क्रम कोटि पर, 2 3 0 1 3 5। अब अगर मैंने पूछा इसका क्रम कितना है, कहेंगे सर जी 2 पंक्ति है और इसके पास कितने स्तंभ है? तो जवाब है सर जी 3 स्तंभ है। अगला एग्जांपल लिया 1 2 3 4, यही लगा दिया।
अब पूछा क्या है सर जी, 1 2 3 4, 4 पंक्ति है और एक खड़ा खड़ा हमारे पास क्या है, स्तंभ है। 4 पंक्ति और एक स्तंभ है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम पंक्ति या स्तंभ की मदद से ये कोटि बनाते हैं। अब बहुत लोग कहेंगे सर जी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो जवाब हुआ मल्टीप्लाई करने पर मित्र ये आएगा 6 और 6 बताएगा 1 2 3 4 5 6, इसके सदस्यों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट बताएगा, ठीक है। ऐसे यहां भी देखिए मल्टीप्लाई करने पर कितना टोटल आ जाता, 4। अब इसको गिने तो 1 2 3 4 इसके सदस्यों की संख्या। अब कोई कहता ऐसे लिखने में क्या बुराई थी, तो बुराई नहीं है मित्रों, ये देखिए बहुत बड़ी बुराई है। इधर देखिए कितनी पंक्ति है, तो जवाब है 2 पंक्ति है, 2 स्तंभ है, ये हो गया 2 into 2। अभी भी अगर गुणा करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन बनावट क्या दोनों सेम है, नहीं है। इसी तरीके से देखिएगा मैंने दूसरा बनावट ले लिया, 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया। अब बताइए एक पंक्ति है और 1 2 3 4 स्तंभ है, यानी कि अब हम अगर पूछें कि कितनी पंक्ति कितनी स्तंभ, तो एक पंक्ति और 4 स्तंभ, 1 into 4 है। सबका गुणा 4 ही आ रहा है पर बनावट बिल्कुल अलग अलग आ रही है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्रम या कोटि पर ध्यान दे। देखिए 4 गुणे आग की बनावट में नीचे की तरफ लंबा है, 1 गुणे 4 की तरफ में सामने की तरफ लंबा है, वो बढ़ता चला जा रहा है उस तरफ की तरफ। क्लियर हो गया। तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, जो समझ लेना बड़ा जरूरी था, ठीक है। अब आइए इसी पर हम थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, फिर सवाल कुछ लगा लें। हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पर एक्सरसाइज 3.1 में। देखिएगा क्वेश्चंस के ऑर्डर थोड़े आगे पीछे होंगे और उससे घबराने की जरूरत नहीं है। उसका मूल उद्देश्य ये होगा कि आपको सवाल समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब जरा इस पर क्वेश्चन देखिएगा। जो सबसे पहला हमारा बन रहा है क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 3.1 से, ठीक है। क्या क्वेश्चन हमारे सामने रखा गया है, तो जवाब है एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन इस तरीके से पहला हमारा। दूसरा सवाल कि किसी आव्यूह में 24 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 24 सदस्य हैं आपके पास। क्वेश्चन पूछ रहा है, सदस्य का मतलब एलिमेंट हुआ अंग्रेजी में, एलिमेंट है, तो आपके पास क्या क्या संभावनाएं हैं, आपकी क्रम या कोटि की क्या संभावनाएं हैं। और इसी प्रकार पूछ रहा है कि अगर आपके पास 13 सदस्य होते या अव्यय होते यानी कि एलिमेंट होते, तो आपकी कोटियों की यानी कि ऑर्डर्स के क्या संभावनाएं बनते, ये बताएं, ठीक है। तो जवाब बहुत ही सिंपल है कि अगर आपके पास 24 सदस्य हैं तो आप 24 कैसे कैसे पा सकते हैं। तो जवाब होगा सर 24 हमें मिल सकता है एक पंक्ति 12 स्तंभ से, यानी कि 1 रो एंड 12 कॉलम से, 2 रो और सॉरी ये 24, एक रो और 24 कॉलम से, तब 24 आएगा। 2 रो और 24 कॉलम से, 3 रो और 8 कॉलम से, 3 बटे 24, 3 पंक्ति 8 स्तंभ, फिर 4 पंक्ति 6 स्तंभ, 4 छक्के 24, 6 पंक्ति 4 स्तंभ, 8 पंक्ति 3 स्तंभ। और भी विकल्प बन रहे हैं आपके, देखिएगा आगे इसको बढ़ा लिया जाए अगर तो हमारे पास और भी विकल्प है। क्या क्या है, कहेंगे सर जी 12 पंक्ति 2 स्तंभ और 24 पंक्ति 1 स्तंभ। कुल कितने ऑप्शन बने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। फिर यहां पर आते हैं, अगर 13 सदस्य हुआ तो जवाब हुआ 13 गुणे 1, 13 पंक्ति 1 स्तंभ और 1 पंक्ति 13 स्तंभ। अब भी 13 रिजल्ट आएगा, अब भी 13, दोनों में देखिए ये विकल्प बनकर आ रहा है, ठीक है। अब इसी पर सेम आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपको लगा लेना है। मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल है, ठीक है। अब इन्हीं लक्षणों को अगर हम ध्यान में रखें तो आव्यूह के प्रकार पर आ जाए जिनकी बनावट इनके क्रम या कोटि को ध्यान में रखकर ही किया गया है। तो आइए सबसे पहले आव्यूह में उसका काइंड देख लेते हैं, आव्यूह के प्रकार, ठीक है। इसका मतलब हुआ काइंड ऑफ या टाइप ऑफ मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, कैसे कैसे मैट्रिसेस है हमारे पास, उस पर चर्चा कर ले, ठीक है। तो देखिए पहले तो आप इसको 2 पार्ट में यही बांट दीजिए, ठीक है। पहला मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा, आयताकार, आयताकार आव्यूह, ठीक है, यानी कि अंग्रेजी में रेक्टेंगुलर, ठीक है, मैट्रिक्स। और उधर हो जाएगा आपका वर्गाकार आव्यूह, ठीक है। वर्गाकार आव्यूह का मतलब हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइए इसको पहले समझ लें बारी बारी से। सबसे पहले यहां पर आते हैं, आयताकार में क्या होगा, अगर हम क्रम या कोटि को, जनरली ध्यान दीजिएगा, क्रम या कोटि को हम यानी कि ऑर्डर को अगर हम
क्या करें, m इंटू n से दर्शाएं, तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आयताकार होगा तो उसकी खासियत ये होगी कि m और n कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, यानी कि जितनी पंक्ति होगी उतना स्तंभ आपके पास मौजूद नहीं होगा। ठीक है, जितनी पंक्ति होगी उतना स्तंभ आपके पास मौजूद नहीं होगा। दूसरा उधर चलते हैं, वर्गाकार में यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स में रो का नंबर और कॉलम का नंबर बराबर होगा, जितना रो उतना ही कॉलम, जितना m उतना n। ठीक है, सॉरी, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये होगा वर्गाकार में। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर इसका एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो एग्जाम्पल इसका पहले देख लीजिए कि इसके एग्जाम्पल्स किस तरीके के बन सकते हैं। तो इधर देखिए जरा, आपका यही ले लीजिए 1 2 3 2 0 1। अब बताइए पंक्ति इसमें कितनी है, तो जवाब है सर इसमें पंक्ति है 2 और स्तंभ है कितना, 3। ठीक है, तो 2 इंटू 3। और एग्जाम्पल देख लें, ये देखिए 1 2 2 0 1 4। अब बोलिए जरा इसमें पंक्ति कितनी है, तो जवाब आएगी सर 3 पंक्ति। स्तंभ कितना है, तो जवाब है सर 2। ठीक है, इसमें कहीं भी देखिए पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर नहीं है। उधर के एग्जाम्पल में ले लीजिए, इधर अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो ये देखिए 2 3 0 1। अब इसमें पंक्ति कितनी है, तो जवाब होगी सर 2 पंक्ति है और 2 ही क्या हमारे पास स्तंभ है, तो ये हो गया 2 इंटू 2। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, 3 2 1 0 1 1 4 1 1। अब इसमें 3 पंक्ति है, आप गिन सकते हैं, समझदार हैं, 1 2 3 1 2 3, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो रो और कॉलम अगर बराबर हो जाते हैं तो उसे हम लोग वर्गाकार आव्यूह कह लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा कुछ एक एक कर नाम ले लेकर हम आव्यूह के प्रकार पर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले पंक्ति आव्यूह, यानी कि रो मैट्रिक्स, और इसी का जुड़वा भाई मिलता जुलता, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स यानी कि स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। ठीक है, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। तो पंक्ति आव्यूह की क्या डेफिनेशन देनी है, यानी कि रो मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन देनी है, तो कोई भी ऐसा आव्यूह जिसमें, या ऐसा मैट्रिक्स जिसमें m का मान 1 हो, यानी कि नंबर ऑफ रोज इज 1। मतलब एक आव्यूह अगर हम पकड़े तो उसमें पंक्तियों की संख्या केवल एक प्राप्त हो, उस स्थिति में उसे पंक्ति आव्यूह कहेंगे। एग्जाम्पल दीजिए सर, तो ये लीजिए 1 2 0, यही ले लीजिए, देखिए एक पंक्ति है, इसमें स्तंभ 1 2 3 है। ठीक है, और भी ले सकते हैं 2 4 1 5। अब बोलिए जरा पंक्ति कितनी है, 1 है, स्तंभ देख लीजिए कितने हमारे पास, तो जवाब हुआ 4। ये देखिए तीर बनाना जरूरी नहीं है जो मैं बना रहा हूं, ये को समझाने के लिए बनाया जाता है, जब समझदार हो जाते हैं तो ये खत्म कर दिया जाता है काम। अब सेम इसी तरीके से डिफिनेशन स्तंभ आव्यूह की, जिस प्रकार पंक्ति आव्यूह में एक पंक्ति होती है उसी प्रकार स्तंभ आव्यूह में एक ही स्तंभ होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम इज 1, नंबर ऑफ कॉलम इज 1 इन दिस केस। ठीक है, अब यहां पर एग्जांपल आप लेना चाहें तो कॉलम एक करने के लिए आप ऐसे ले लीजिए 2 3 7, यही बना लिया। अब देखिए यहां रोज कितने हैं, 3 है, लेकिन कॉलम कितने हैं, यानी कि स्तंभ कितने हैं, तो जवाब है एक, केवल एक स्तंभ। ठीक है, इसी तरीके से देखिएगा 2 3। ठीक है, तो इधर देखिएगा जरा, 2 पंक्ति और एक स्तंभ। क्या आपके पास कोई एग्जाम्पल है, गिव एन एग्जाम्पल, कोई ऐसा एग्जाम्पल है, गिव एन एग्जाम्पल विच इज रो एज वेल एज कॉलम as well as स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या आपके पास कोई ऐसा उदाहरण है जो एक ही समय में पंक्ति भी हो, स्तंभ भी हो और स्क्वायर भी हो, वर्गाकार भी हो? तो आंसर है हाँ में, यस। ठीक है, उसका आंसर क्या दिया जाएगा, कहेंगे सर ये ले लीजिए, आपका आंसर हाँ में है, और केवल मैंने यहाँ पर एक अंक लिखकर ऐसे घेर लिया। तो बताइए एक पंक्ति है, एक स्तंभ है, एक m का मान कितना है, एक n का मान कितना है, एक m 1 है, इसलिए हम पंक्ति आव्यूह यानी कि रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। n 1 है इसलिए हम कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं, तो दोनों चल जाएगा हमारा। ठीक है, चूंकि m और n आपस में बराबर भी हैं इसलिए हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पर
कह सकते हैं। ठीक है, अब इस पर देखिएगा एनसीईआरटी ने ऐसे ही पूछ लिया एक सस्ता सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। ये मैं बीच बीच में ऐसे ही बताता रहूंगा, परेशान ना होइएगा, जहां जैसा आएगा वहां पर परिचर्चा कर लिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। एनसीईआरटी ने क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है कि एक हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, ए, जिसको लिखा गया है ए आई जे। ये क्या है, अभी थोड़ी देर में डिस्कशन उस पर भी होगा। आगे लिखा उसका ऑर्डर है m इंटू ई एन, इज एक वर्ग आव्यूह है। ठीक है, एक वर्ग आव्यूह है, मतलब हुआ इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं दोनों मोड बताता हूं मित्रों, ये आपके लिए फायदेमंद है, आगे चलकर आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत फायदेमंद रहा। ये एक वर्गाकार आव्यूह है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी स्थिति सही होगी। पहला ऑप्शन ए, m बड़ा छोटा होगा n से। ऑप्शन बी कह रहा है m बड़ा होगा n से, और फिर कहता ऑप्शन सी m बराबर n होगा, और डी कहता नन होगा, मतलब इसमें से कोई नहीं होगा। तो इसमें क्या बताना है, बोलिए स्क्वायर मैट्रिक्स की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है। तो जवाब होगा जब सर m बराबर क्या हो जाए, n हो जाए। ठीक है, m इक्वल टू n हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अभी टाइप की तरफ, बीच बीच में टाइप भी आता रहे, चलता रहे। तो अब हम स्पेशली वर्गाकार आव्यूह, ठीक है, पर 3 डिस्कशन करने चल रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स पर 3 डिस्कशन हमारा होगा। ठीक है, एनसीईआरटी से वो 3 अलग अलग डिस्कशन क्या क्या है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। एक तो हमारा अदिश आव्यूह, विकर्ण आव्यूह और इकाई आव्यूह, 3 चीजें हमको समझनी है। पहला क्या समझना है, देखिएगा, फर्स्ट हमारा है अदिश आव्यूह, अंग्रेजी में स्केलर मैट्रिक्स। दूसरा, एक मिनट, पहले विकर्ण पढ़ लीजिए तब अदिश, विकर्ण आव्यूह। ठीक है, दूसरा अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स, और तीसरा हमारा जो है, थर्ड जो है, वो हमारा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। काफी यूज में आएगा, इकाई या एकांक भी कह सकते हैं, इकाई आव्यूह चलेगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्पेशली इसको आई से रिप्रेजेंट भी किया जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह और इकाई आव्यूह, ये 3 डिस्कशन हमको करने हैं। विकर्ण आव्यूह समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। ये सभी देखिएगा मैंने क्या लिखा है, वर्गाकार आव्यूह जरूर है, मतलब ये इसमें m और n का जो लेंथ है या मान है वो बराबर होना ही चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम कोई वर्गाकार आव्यूह हम बना लें, ठीक है, और उसके ये वाला डायगोनल ले ले, ये विकर्ण ले ले, जिसको हिंदी में विकर्ण, ठीक है, कहते हैं हम लोग। तो एक विकर्ण ये है, ठीक है, ये ले ले, और एक विकर्ण ये भी होता है। ठीक है, ये विकर्ण 2 हो गया। अब ये 2 विकर्ण है, लेकिन हमारी डिफिनेशन इस दूसरे विकर्ण के हिसाब से दी जाती है। ठीक है, ये सारी डिफिनेशन जो हमारी होगी वो इस दूसरे विकर्ण के हिसाब से दी जाती है। इसीलिए हम लोग इसको स्पेशली जो हमारा विकर्ण है, इस विकर्ण को हम लोग मुख्य विकर्ण का नाम देते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य विकर्ण, यानी कि मेन डायगोनल। यानी कि अब इस टॉपिक के अंदर मैं विकर्ण बोलूं तो समझ जाना केवल और केवल इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो कोई भी वर्गाकार आव्यूह हो जिसमें मुख्य विकर्ण पर कोई भी अदिश हो, अदिश हो का मतलब इस तरीके से, ये देखिए जरा, हमने यहाँ पर ए लिखा, बी लिखा, यहाँ 0 0 लगा दिया, तो इसमें देखिए 2 पंक्तियां हैं, 2 ही स्तंभ है, वर्गाकार है, स्क्वायर है। इधर देखिएगा, यहाँ कुछ भी लिखा हो चलेगा। इसी तरीके से देखिए a 0 0 0 b 0 0 0 c, यहाँ देखिएगा इसमें कितनी पंक्ति, तो 3 पंक्ति और 3 ही स्तंभ है, और यहाँ डायगोनल पर मुख्य विकर्ण पर हमारा नॉन जीरो एलिमेंट। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर आप चाहे अंक भी यहाँ ले सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, वहां पर भी अंक ले सकते हैं। ठीक है, 0 3 0 0 0 5 ऐसे कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ ए बी लिखने का मतलब या ए बी सी लिखने का मतलब है अशून्य संख्या। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये संख्याएं बराबर नहीं हो सकती, ये बराबर हो भी सकती हैं, बराबर नहीं भी हो सकती। बराबर नहीं होंगी तब भी विकर्ण कहलाएंगी, बराबर होंगी तब भी विकर्ण, लेकिन बराबर होंगी तो अब देखिएगा खतरा हो जाएगा, अदिश आव्यूह बन जाएगा। अदिश आव्यूह में क्या होता है,
सेम सिचुएशन होती है, सेम कहानी होती है। बस क्या फर्क पड़ जाता अगर कोई पूछे तो जवाब होगा सर यहाँ पर आपका फर्क ये पड़ जाएगा कि अंक सेम होने लगेंगे। इस बार गारंटी होगी कि जो हमारे नंबर्स हैं वो सेम सेम आएंगे, मतलब यहाँ जो भी नंबर रखा जाएगा वो इक्वल नंबर होगा, समान नंबर होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगर ये समान नंबर हमारा होगा तो इस स्थिति में एग्जाम्पल आप इस तरीके से इस पर दे सकते हैं। ठीक है, इस पर एग्जाम्पल अगर आप देना चाहें तो इस तरीके से दे सकते हैं कि नंबर्स ले ले सेम सेम 0 0 2, तो 2 0 0 0 2 0 0 0, या यहाँ पर 3 लगाते चले। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर सारे सेम हो जाएंगे। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अदिश वाला विकर्ण कहला सकता है, पर विकर्ण वाला अदिश कहलाए ये तो देखिए संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अदिश में खासियत ये है कि विकर्ण नॉन जीरो है, हमारा मेन डायगोनल नॉन जीरो, और नॉन जीरो हुआ तो तुरंत उसका नाम विकर्ण पड़ेगा, पर बराबर भी है इसलिए अदिश चलेगा। लेकिन अगर मैं ये वाला उठा लूं तो नॉन जीरो तो है इसलिए विकर्ण होगा, पर क्या ये अंक बराबर है? तो जवाब है नहीं, तो इसलिए इसको अदिश हम नहीं कह पाएंगे। तो इधर से इधर संभव है, इधर से उधर वाला नाम संभव नहीं है। ठीक है, इकाई आव्यूह में नाम ही देखिए इकाई है, यहां पर सीधे सीधे आपका जो नंबर होता है वो फिक्स कर दिया जाता है, उसको केवल और केवल एक लिख दिया जाता है। तो ठीक है, अगर कहीं भी आपको ये एक लिखा केवल मिले तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर इसे इकाई आव्यूह का नाम दे देते हैं, और स्पेशली किससे दर्शाते हैं? आई से। अब देखिए इसी वाले सवाल को बहुत लोग या फॉर्म को लोग आई या I2 कर कर दर्शा देते हैं। I2 का मतलब इसमें दो पंक्तियां दो स्तंभ है, ऐसे ही आई या फिर इसके नीचे I3 लगा देंगे, यानी कि 3 पंक्तियां हैं इसमें और 3 ही स्तंभ है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं ये सारे तीनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गए हों। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं, आव्यूह की समानता। आव्यूह की समानता, काफी क्वेश्चन दिया हुआ हमारे इस एक्सरसाइज में इस पर, यानी कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स कब कब इक्वल होंगे इस पर चर्चा करनी हमें। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स आइए समझ लें। ठीक है, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है। ठीक है, अगर ए का ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, दूसरा उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, एलिमेंट्स आर सेम, सेम करस्पॉन्डिंग मिल जाए। ठीक है, इसका मतलब हुआ पहले की कोटि ए की कोटि और बी की कोटि, ठीक है, बी की कोटि आपस में क्या हो? बराबर हो, और साथ ही साथ उनके एलिमेंट्स भी एक जैसे हों, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि भैया ए बराबर क्या होगा? बी होगा। और जब ए बराबर बी होता है, जैसे मित्रों देखिएगा किसी ने ऐसे आव्यूह बनाया ए बी 0 3, उधर लिख दिया 5 - 2 सी डी, और पूछा कि सर जी इसमें क्या ए बी सी डी की वैल्यू होगी, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं सर ए बराबर क्या है? 5, बी बराबर क्या है? -2, सी बराबर क्या है? 0, या 0 बराबर क्या है? सी, 3 बराबर कितना है? डी। इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो सीधे सीधे जो एलिमेंट पढ़ते हैं वो एक दूसरे के बराबर होने लगते हैं, ये फायदा होता है अवयवों की समानता पर। इस पर काफी क्वेश्चन हम लोगों से पूछे गए हैं, तो आइए जरा देख लेते हैं। ठीक है, इन पर जो सवाल हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो इसका बोहनी जो है हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, कुछ मुश्किल चीज तो है नहीं, इजी चीज है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है हमको सवाल, सेम उसी टाइप का पहला है, तो मैं होमवर्क लिख देता हूं आपके लिए, ट्राई करिएगा। SW एनसीईआरटी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, x + y 2 5 + z x y बराबर 6 2 5 8। एक क्वेश्चन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी है इसी टाइप का, x + y + z x + z y + z बराबर क्या लिखा हुआ है? 9 5 7। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है x y z की वैल्यू बताओ। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 7 भी है हमारे पास, a - b
2a प्लस सी, फिर 2a माइनस बी और 3c प्लस डी बराबर आगे लगाकर लिखा हुआ है -1 5 0 13। ठीक है, इस पर आप एक क्वेश्चन तो अपने से लगाएंगे ही मित्रों। क्वेश्चन नंबर क्या लगा लीजिए 9। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस रहे इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स पर। ठीक है, आइए देखते हैं, क्रम से शुरू करते हैं। पहले मैं यहां से शुरू करता हूं। देखिएगा सामने क्या पड़ रहा है इसके, तो कहेंगे सर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ये वाला देखिए सर, कहेंगे सर x प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा 5, इक्वेशन नंबर 2। फिर यहाँ पर देखिए y प्लस जेड हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर क्या है 7 के बराबर, इक्वेशन नंबर 3। अब जरा गौर से देख लीजिएगा, ऊपर वाले में x y z है, अगर इन दोनों को ऐड कर लें, जोड़ लें, ठीक है, जोड़ लें तो क्या आ जाएगा, कहेंगे सर x प्लस वाई जेड जेड मिलकर 2z और 7 और 5 मिलकर 12, इक्वेशन नंबर 4 बनेगा। ऊपर हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या 9, इक्वेशन नंबर 1 बना हुआ है। तो ऊपर से नीचे वाले को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, ये कट गया, 2z से z गया, क्या आ जाएगा z, 12 में से 9 गया, क्या आ जाएगा 3, तो z बराबर कितना मिल गया 3। अब इसके बाद बारी बारी से इक्वेशन नंबर 2 से कह दीजिए, फ्रॉम 2 कितना दिया हुआ है x प्लस जेड बराबर कितना 5, तो यहाँ पर हमारा z के जगह 3 रखने के बाद क्या मिल जाएगा, कहेंगे सर जी इसको उधर भेजिए, x बराबर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, और फ्रॉम अगली बार हम इक्वेशन नंबर ये कौन सा था सेकंड, हम थर्ड ले लें। तो थर्ड वाले में देखिए क्या दिया हमको, y प्लस जेड बराबर क्या है 7। अब अच्छी चीज ये कि जेड हमको मालूम है, जेड का इस्तेमाल कर लिया, जेड 3 था 7 था, तो ये आ जाएगा आपका 4। तो ये x बराबर 2 और y बराबर क्या हो जाएगा 4 और z बराबर क्या हो जाएगा 3। बहुत ही आसानी से निकल गया। इधर देखिए जरा, a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा -1। इधर देखिए जरा 2a प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा आपका 5। फिर बोलिए जरा 2a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 0। और फिर देखिए 3c प्लस डी बराबर कितना आ जाएगा हमारा, तो जवाब है 13। तो इक्वेशन 1 2 3 4। अब इसमें कौन सा मुश्किल काम है, देखिए ये भी a और b में है, ये भी a और सॉरी ये आपका ए सी और डी में है। ठीक है, तो चलिए पहले इधर ही आ जाते हैं, देख लेते हैं, इसी से शायद काम आपका बन जाए आराम से, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बोलिए जरा, ऊपर से नीचे वाले को घटा देते हैं तो b कट जाएगा, माइनस ए बराबर -1, ए बराबर 1, और फिर कहेंगे फ्रॉम 1, सर a की वैल्यू रख दें, तो 1 माइनस बी बराबर -1 माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा -2। अब आंसर आ गया b बराबर 2। यही वैल्यू का इस्तेमाल अगर हम यहां कर लें, यानी कि हम कह दें फ्रॉम सेकंड से, बोलिए जरा 2a है, a के जगह 1, c की वैल्यू पता करनी है, तो c बराबर 5 में से 2 गया 3। और फिर हमने कहा 4 से सर, तो क्या है सर 3c प्लस d बराबर 13 है। अब बताइए जरा क्या करेंगे, तो हम कहेंगे सर आपको c पीछे मिल ही चुका है, उठाइए रख दीजिए, तो 3 इंटू 3 प्लस d बराबर 13, d बराबर 13 में से 9 गया, तो आ जाएगा हमारा 4। आसान है, हो गया काम खत्म। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऊपर वाले। मैंने इसको लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण सर समीका है, मैं थोड़ा सा याद करा दूं आपको, फिर हम चर्चा परिचर्चा करेंगे इस पर। ठीक है, आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, आपको हाई स्कूल में बताया गया होगा x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों ही याद रखे रहिए। अल्फा बीटा में ऐसे आपने पढ़ा होगा, मैं आपके लिए अगर बताना चाहूं हाई स्कूल पर, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा पर चर्चा कर लूं। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बताया गया है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा, और अल्फा माइनस बीटा का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इसे याद कर लें, ठीक है, ये आपकी सर्वसमीका है, रिमेंबर कर लें। अगर अभी तक याद नहीं किया हो तो जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत काम आती रहती है बीच बीच में किसी भी सवाल में। अब उधर चलिए कंपेयर कर लिया जाए, तो पाएंगे x प्लस वाई बराबर 6 है, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। फिर 2 बराबर हमारा क्या है 2 है। फिर हमारे पास 5 प्लस जेड है बराबर 5 है, जो कि उधर भेजकर z बराबर 5 में से 5 गया 0, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। लास्ट में एक्स वाई बराबर हमारे पास क्या है 8 है, इक्वेशन नंबर हमारा 4 हो जाएगा, है ना। तो अब चलिए जरा ट्राई किया जाए कैसे सवाल लगाएंगे, देखेंगे। x प्लस वाई बराबर 6, एक्स वाई बराबर क्या है 8,
तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, तो जवाब है सर x माइनस वाई निकाल लें। तो बड़े आराम से सवाल, वैसे देखिए यहां से भी लग जाएगा कैसे, अगर कोई पूछे तो y बराबर आप क्या ले सकते हैं, यहाँ से 6 माइनस एक्स अगर यहाँ रख दें तो द्विघात का समीकरण बन जाएगा। पर मैं उतना टिपिकलिटी में ना जाकर आपसे कहूंगा मित्रों थोड़ा सा प्रयास याद करिए कि x प्लस वाई आपके पास है, अगर x माइनस वाई मिल जाए तो 2 मिनट में सवाल लग जाएगा। तो इसके लिए अंडर रूट लगाइए, सर समीकरण याद करिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x वाई। तो x प्लस वाई के जगह कितना रख दिया जाए तो जवाब है 6, 6 का स्क्वायर, 4x वाई के जगह कितना रख दिया जाए 8, तो 36 में से 32 गया 4, 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 2। तो इक्वेशन मिला x माइनस वाई बराबर 2, ये पांचवा है, और x प्लस वाई बराबर 6 दिया है, इक्वेशन नंबर पहला है। अब ऊपर से नीचे वाले को क्या करें, काट दें, 2x बराबर 8 आ जाएगा, तो 2 चौक का 8, और फिर कहेंगे सर जी 1 से हम क्या कर सकते हैं, x के जगह 4 रख लें, और y का तो पता नहीं, जब उधर भेजेंगे तो आ जाएगा, y बराबर 6 में से 4 गया कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो काम बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, जिससे आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आपका 4 और y बराबर क्या आ गया 2, आराम से आंसर ये मिल गया। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम, जेड पहले से ही मिला पड़ा है। तो ये हो गया समान आव्यूह पर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा था क्योंकि इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा एक सरसमी का इस्तेमाल किया, जिससे आप समझ गए कि कैलकुलेशन बहुत इजी हो गया। ठीक है, चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है सवाल कि 3 into 3 कोटि का आव्यूह है, कोटि के ऐसे आव्यूह की संख्या, के ऐसे आव्यूह की संख्या कुल कितनी होगी जिसका प्रत्येक सदस्य 0 या 1 हो, 0 या 1 हो, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, प्रत्येक सदस्य क्या हो, या तो 0 हो या 1 हो। तो जवाब सिंपल है कि सर इसके समझने से पहले थोड़ा सा मुझे याद करना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, गणितीय कह सकते हैं सिद्धांत का प्रथम नियम, जो कहता है कि किसी पहले कार्य को, पहले संक्रिया को m तरीके से, दूसरे को n तरीके से किया जाए, और भी कोई हो p तरीके से किया जाए अगर अगली संक्रिया, तो कुल संक्रियाएं m गुणे n गुणे p, टोटल ऑपरेशंस डन फॉर एन एक्सपेरिमेंट इज m into n into p if first process is done by m way, second is by n way and third process by p way। तो देन ये हुआ, यह गणितीय प्रथम सिद्धांत ये जो है ये आपने क्रमचय और संचय नाम की टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि कोई भी काम अगर आप पहला m प्रकार से, दूसरा n प्रकार से, तीसरा p प्रकार से कर रहे हैं तो m गुणे n गुणे p। नहीं याद आ रहा हो तो ये सुन लीजिए, 1 2 3 से कितनी 3 अंक की संख्या बनेगी, तो आपको ऐसे सिखाया गया था कि सर जी 3 स्थान बनाइए, पहला प्लेस 3 तरीके से भरा जा सकता है। अब इसमें से कोई भी 3 में से एक इस्तेमाल होगा तो अगली बार कितने विकल्प बचे हमारे पास 2, फिर इनमें से कोई जब एक इस्तेमाल और हो चुका है तो अगली बार 2 संख्याएं कोई भी, देखिए 2 आप हटा देंगे तो लास्ट में एक विकल्प बनेगा, यानी कि आपके पास विकल्प कितने हो जाएंगे एक, तो टोटल विकल्प सबका मल्टीप्लाई यानी कि 6 तरीके की संख्या, जैसे 123, 132, 231, 213, 312 और 321। प्रैक्टिकली भी देख लीजिए 6 संख्या। ठीक है, तो ये आपको सिखाया गया था। अब इसी आधार पर देखिएगा कितना बढ़िया सवाल पूछा गया है, केवल ओरल क्वेश्चन है। आपसे कहता है 3 गुणे 3 का हमारे पास एक आव्यूह है या मैट्रिक्स है, तो आइए 3 into 3 का मतलब ये हुआ कि उसमें 3 पंक्ति होगा, समझ में आ रहा है इस तरीके से, और 3 ही क्या होगा, कॉलम भी होगा। ठीक है, इस तरीके से 3 कॉलम भी होगा, सही है। अब यहां नाम दे दें A B C D E F G H I। ठीक है, तो यहां पर आप केवल 2 ही चीज इस्तेमाल करते हैं, 0 या 1, यहां भी इस्तेमाल करते हैं 0 या 1, यहां भी इस्तेमाल करते हैं 0 या 1, यहां भी इस्तेमाल करते हैं 0 या 1, यहां भी 0 1, यहां भी 0 1, यहां भी 0 1, या यहां भी 0 1, यहां भी 0 1। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो क्वेश्चन है कि ये कितने प्रकार का ऐसा आव्यूह या मैट्रिक्स बन सकता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म्ड हियर। तो आप कह सकते हैं प्रत्येक स्थान 2 प्रकार से, 2 प्रकार से। ठीक है, अतः
आपके पास कितने स्थान है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अतः कुल 9 स्थान। ठीक है, कितने प्रकार से होगा, तो कहेंगे पहला भी 2, अगला भी 2 प्रकार, अगला भी 2, अगला भी 2, इस तरीके से हमारा 2 2 2 आता चला जाएगा। कितनी बार आएगा, 9 टाइम, तो 2 के पावर 9 यानी कि 512 प्रकार से अवयव बनाए जा सकते हैं। इसी सवाल में अगर हम एक और लाइन यहाँ पर -1 बढ़ा देते, कहते एक और अंक ले लो, तो ऑप्शन आपका -1 भी इस तरीके से बढ़ जाता, और तब आप कहते कि सर हर स्थान को भरने के हमारे पास जो तरीके हैं वो 3 हो जाते, और अब 3 का गुणा उतनी ही बार होता जितनी बार 2 का हो रहा था। कितने जगह है हमारे पास, कुल 9, तो यहाँ पर हो जाता 3 के पावर क्या 9 आ जाता, जो भी मल्टीप्लाई मिल जाता आंसर दे देते। तो इस तरीके से सवाल बन सकता है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस टॉपिक की लास्ट हेडिंग में हम लोग आ गए हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अवयव संकेत भी कह सकते हैं हम, अवयव संकेतन यानी कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं, नोटिफिकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, संकेत। ठीक है, कैसे लिखते हैं इधर देखिएगा जरा, कुछ चीजें समझ लीजिए जरा, लिखने का पैटर्न जो है हमारे पास। ए अगर हमारे पास है, 4 लोग ही है मेरे पास, मान लें ए बी सी डी, तो जनरली इसको लिख लिया जाता है A11, इसे A12, इसे A13, इसे A14। अब कहेंगे सर जी ये सब क्या दर्शा रहा है, ये 1 1 क्या दर्शा रहा है, तो देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, पहला रो और पहले कॉलम में मौजूद एलिमेंट। इधर देखिएगा जरा, ये पहला रो, लेकिन कॉलम कौन सा हो गया, दूसरा। पहले रो में पहला रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, इसी तरीके से देखिएगा यहां जब आप आते हैं तो पहला दूसरा, ये दूसरा रो हो गया। ठीक है, एक मिनट, ये A21 और ये A22 है आपका। ठीक है, तो ये दूसरा रो और पहला एलिमेंट हो गया, देख रहे हैं, ये दूसरा रो पहला एलिमेंट, फिर दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट या दूसरे कॉलम में मौजूद एलिमेंट, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ABCD ना लिखकर इस रिप्रेजेंटेशन में लिखा जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं थोड़ा सा और भी ले लूं, मान लीजिए ये है A11, A12, A13। ठीक है, अब ये पहला रो, पहला कॉलम, पहला रो, दूसरा कॉलम, पहला रो, तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति, पहला स्तंभ, पहला पंक्ति, दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति, तीसरा स्तंभ। देखिए पहली पंक्ति फिक्स हो गई, पहला, दूसरा, तीसरा स्तंभ, ये प्लेस बता रहा है। अपनी सुविधा के लिए हम पढ़ लेते हैं, पहले पंक्ति का पहला सदस्य, पहले पंक्ति का दूसरा, पहले पंक्ति का तीसरा, दूसरे का पहला, दूसरे का दूसरा, दूसरे का तीसरा। ठीक है, फिर तीसरी पंक्ति आ गई तो तीसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, ऐसे लिख लिया जाता है। अब इससे भी जान बचानी हो तो इससे भी छोटा संकेत बनाया गया। कैसे, इधर देख लीजिए, AIJ लिख लिया जाता है। आई क्या बताता है, आईवी पंक्ति। ठीक है, ये पंक्ति बताता है यानी कि रो बताता है। ठीक है, और ये क्या बताता है, जे आपका, तो जेवा स्तंभ बताता है। ठीक है, यानी कि ये आपको स्तंभ, आपको क्या बताता है, कॉलम बताता है। ठीक है, अब इसमें आई बराबर जे बराबर जो भी आपका है वो लिख दीजिए। इसको भी देखिए जरा, आई और जे लगाया, इसको भी बराबर लगाकर लिख दीजिए। जितना आई की गुंजाइश है, देखिए कितनी पंक्ति की गुंजाइश है, 2, तो इसको लिखेंगे ऐसे 1, 2। स्तंभ की कितनी गुंजाइश है, 2, तो यहां भी लिखेंगे 1, 2। ये लिखने का तरीका। अब क्या सर जी ये बनता कैसे, ये वाला जो है वो कैसे आप समझ सकते हैं, तो इधर देखिए 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, आई फिक्स कर लीजिए, जे बदलिए, A11, A12, ये जब खत्म हो गया फिर अगला उठाइए, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, A21, A22। इजी है, इजी है। इधर देखिए जरा, इसमें 1 2 3 रो, तो यहाँ 1 2 3, कॉलम भी कितने 1 2 3, तो 1 2 3, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2 और 3 के साथ 3। इसका उल्टा भी एक ले लीजिए, जैसे किसी ने लिखा CIJ, यहाँ लिखा I बराबर 1, J बराबर 1 2। अब कहा सर इसको एक्सपेंड लिखिए, तो ये फिक्स हो गया 1 के साथ 1, यानी कि हो गया C11, फिर अगला 1 के साथ क्या 2, तो C12। अब आगे कोई चेंज नहीं हो सकता। क्लियर, तो जब ये बात समझ में आ जाएगी आपको, तो आगे वाला जो हिसाब किताब है वो बहुत आपको आसान लगने वाला है। आइए जरा मैं क्वेश्चंस के टर्म्स में आपको एक एक क्वेश्चन इस पर दिखाऊं। हमारी बुक में है ये क्वेश्चन नंबर आपका 4। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर पहले 4 से भी पहले देख लीजिएगा जरा। पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए बराबर दिया हुआ हमको 2 5 19 -7। आइए देखिए 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 फिर √3 1 -5 और 17। ठीक है, ये हमको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है पहला, इसका ऑर्डर कितना है, कोटि कितना है। तो मुझबानी बोल दीजिए जरा यार, कितनी कोटि है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, 3 लाइन है और कितने स्तंभ, 1 2 3 4, 3 × 4। दूसरा पूछता है अवयवों की संख्या। ठीक है, अवयवों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो तुरंत बोल दीजिए सर ये भी कितने, 3 चौका 12, ऐसे भी गिन ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तीसरा पूछता है कि A13 A21 A33 A24 A23 का मान क्या है। तो जरा इसको समझिए, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और 1 2 3 तीसरा स्तंभ, आंसर हो गया 19। ऐसे बोला करिए या ऐसे, दूसरे पंक्ति का पहला सदस्य, तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति का पहला सदस्य, बोलिए कितना, 35। तीसरी पंक्ति का तीसरा सदस्य, अपने बोलने के कंफर्ट के लिए, समझने के कंफर्ट के लिए, 1 2 3 और तीसरा 1 2 3 तीसरा सदस्य कौन है, -5। दूसरी पंक्ति चौथा सदस्य, पहला दूसरा 1 2 3 4, चौथा कौन है, बराबर। दूसरी पंक्ति तीसरा सदस्य, दूसरी पंक्ति 1 2 3 तीसरा सदस्य कौन, 5/2। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चौथा एक क्वेश्चन वहां से लगा लेते हैं। ठीक है, चौथे में जानकारी दिया है कि ए है aij और ये 2 × 2 का है। अब इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। इसमें हमको सूचना दिया है कि aij जो है वो बराबर है i + j का होल स्क्वायर बाई 2 के। और एक सवाल हम पांचवें से उठा लेते हैं। पांचवा हमको 3 × 4 का दिया हुआ, मतलब हमारा जो आव्यूह है वो 3 × 4 का है, यहाँ पर गौर करिएगा। और एक क्वेश्चन हम वहां से भी उठा लिए मॉड वाला, aij बराबर क्या है हमारा, aij बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, मॉड लगाकर दिया हुआ हमको 1/2 -3i + j। ठीक है, तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको। पहला सवाल उठा लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, a बराबर aij। अब वहां 2 × 2 लिखने का मतलब क्या है, यानी कि i भी 2 हो जाएगा और j भी 2 हो जाएगा, 1 और 2, यानी कि एक्सपेंशन बोलिए जरा, 1 के साथ 1 चलेगा, 1 के साथ 2 चलेगा, तो a11 a12, 2 के साथ 1 2 के साथ 2, तो 2 1 और 2 2। ये पहला स्टेप समझ में आया। इसी तरीके से वहां भी देखिए जरा, इसको पकड़ा, कहा सर जी a बराबर aij और फिर 3 × 4, तो i बराबर 1 2 3, j बराबर 1 2 3 4। अब कहेंगे सर जी a बराबर कितना हुआ, तो 1 फिक्स करिए, 1 के साथ 1 1 के साथ 2, तो a11 a12। और बताइए इसके साथ 3 भी, a13 और a14, 2 के साथ 1 2 के साथ 2 2 के साथ 3 2 के साथ 4, तो सेम वही सिस्टम, 2 2 a23 a24, 3 के साथ 1 3 के साथ 2 3 के साथ 4, तो a31 a32। ठीक है, a33 और a34। ये हो गया हिसाब किताब। अब बाकी जो लिखा रहे वो फॉलो करिए। देखिए यहाँ पर लिखा है aij, यही सेम चीज है। इसमें क्या करना है, i j को जोड़कर होल स्क्वायर लगाकर 2 से भाग, तो यहाँ i का मतलब 1 देखिए और j का मतलब 1, तो 1 धन 1 को जोड़कर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अगली बार देखिएगा i और j की वैल्यू 1 और 2, तो 1 और 2 को जोड़िए, उसका होल स्क्वायर बाई 2। फिर देखिए i और j को क्या करिए, जोड़िए, होल स्क्वायर बाई 2। फिर देखिए i और j 2 2 के बराबर है, 2 और 2 को जोड़कर होल स्क्वायर लगाइए, बाई 2 कर दीजिए। क्लियर हो गया। इस तरीके से आप आराम से अपना आंसर दे सकते हैं। इस वाले में देखिए इसी तरीके से आएंगे। अब मैं इतना नहीं करूंगा, इसे एक्सपेंड कर लिख दे रहा हूं। बोलिए जरा क्या करना है इस बार i j में, क्या करना है, i में -3 का गुणा
जे जोड़ना है मॉड लगाकर हाफ। तो यहाँ देखिएगा आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, ये हो गया 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, ये हो गया। अगला 1 2, तो यहाँ 1 यहाँ 2 रख देना है, तो 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, ऐसे लिखते हुए चले जाना। सब जगह जो भी है उसकी जगह पर अपना फिलअप कर देना है, आंसर दे देना है। इसी वाले में देख लीजिए कितना आ जाएगा, 4/2, तो आंसर हुआ यहाँ 2, यहाँ आ जाएगा 9/2, यहाँ 9/2, यहाँ 4 का वर्ग 16, 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16। तो इस तरीके से हमको आव्यूह आराम से मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये पूरी टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से अब समझ में आ गई हो, क्योंकि अब वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी सब कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन कर दिया गया है। आपके कमेंट और शेयर का इंतजार रहेगा। इसी के साथ मैं आपका मित्र आनंद सर आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत।